हेल्थ टॉक में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम। आप जहाँ से भी हैं, आपको हम जो है खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने जो डॉक्टर असगार बेग साहब जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा माहिर वो उसको हम हार्मोन्स भी कह सकते हैं। आपको आसानी के साथ बताने के लिए, क्योंकि हर तरह का इंसान जो है हमारी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है। तो आप सब लोगों की जो मिथ्स ऐसी बनी हुई हैं और जो इश्यूज हैं, तो उनको क्लियर करेंगे डॉक्टर असगार साहब। इन्होंने इससे पहले जो हमारा पहला एपिसोड था उसमें बताया है डायबिटीज ज़ायबिटीज के हवाले से, और बहुत ही अच्छा फीडबैक आया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असगार साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मौका दिया और वेलकम। और क्वेश्चंस जब भी आएंगे हम इंशाल्लाह उनका जवाब देते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन शायद आपके पास आए भी हैं और हम उनसे स्टार्ट ले लेते हैं। तो इस जी दौरान बिल्कुल। भी जो आप आपके यूट्यूब पर जब कमेंट्स में क्वेश्चन लिखेंगे वो हम नोट कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट सेशन उसके जवाब दे देंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा सैटरडे को अगेन रिकॉर्ड होगा जी। दैट बी वंडरफुल। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो है वो देसी घी के हवाले से है। कि इस तरह की बात जो है वो एक मिथ समझी जाती है कि देसी घी का कैसे फायदा हो सकता है, खासतौर पे वो लोग जो कि मोटापे का शिकार होते हैं या फैटी लिवर के मसाइल आना शुरू होते हैं। तो जो अक्सर डॉक्टर हजरात हैं वो देसी घी के ऊपर भी साथ में कांटा लगा देते हैं कि देसी घी नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात आ गई। असल में ये दरमियान का क्वेश्चन है। हम्म, बेसिकली स्टार्ट इस तरह लिया जाता है कि आपका अगर वजन बढ़ रहा है तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसमें जो चीज़ें रुकावट डाली जाती है डॉक्टरों की तरफ से मरीज के खाने में, उसमें सेकंड स्टेज पर आता है ये देसी घी। देसी घी ठीक है। बेसिकली सेचुरेटेड फैट है, हम्म, जैसे कोकोनट ऑयल है, बाकी चीज़ें हैं। जब फैटी लिवर एस्टेब्लिश हो जाता है ना, फिर हम्म, तो देसी घी पे पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि लिवर की कैपेसिटी नहीं रहती उसको तोड़कर यूज करने के लिए, क्योंकि लिवर खुद भी फैट अपने सेल्स के दरमियान लेके बैठा होता ठीक है। है। लिवर की सरफेस के ऊपर भी फैट होती है और लिवर के जो फंक्शन वाले सेल होते हैं, दो सेल होते हैं ना, एक होते हैं उसके टेक्सचर के सेल, एक है उसकी यानी शक्ल के सेल, एक उसके फंक्शन के सेल, दोनों तरफ फैट आ जाती है। तो वो हजम नहीं कर पाता देसी घी को, आम जुबान में कह रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन करके नहीं कर सकता, तो रोक देते हैं कुछ देर के लिए। सारी उम्र की पाबंदी नहीं होती, क्योंकि देसी घी इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन हम्म। ये कि शुरू में अगर आप इसको खाएंगे एतदाल के साथ, और जो ऑयल्स हैं जो नुकसान देते हैं बेसिकली वो कम करेंगे, तो फिर आपको फैटी लिवर नहीं होगा। तो ये कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जो कि नुकसान देते हैं, और कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जिनको खाना बनाते वक़्त इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए जी, इसमें जो पॉलीसैचुरेटेड ऑयल्स है ना, उनमें अवॉइड करना चाहिए। आम जुबान में कहा जाए तो कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, और इवन अब कैनोला ऑयल भी कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब फैटी लिवर की तरफ लेके जाते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि ऑयल्स में इटसेल्फ इतना मसला नहीं है जितना हमारी एक्टिविटी में मसला है। वाह! हम ये बड़ी चलते अहम नहीं, बात कर रहे हैं आप। हुँ। या चलते नहीं हैं हम वही बात है, इन इनपुट और आउटपुट, इन एंड आउट की बात सारी है। जैसे किसी दफा टॉक में डिस्कस किया था कि हम जब खा तो इतना लेते हैं, चलते नहीं है, वो फिर थोड़ा तो एनर्जी इस्तेमाल होती है, बाकी कहाँ जाएगा, वो डिपॉजिट करना है, क्योंकि 6 घंटे के बाद उन्हें दोबारा खाना है उतना ही। तो हुँ, वो फैट डिपॉजिट होता जाता है, एक्टिविटी नहीं रहती, तो वो बर्न नहीं होता। तो ये जो ऑयल्स हैं, ये इस लिहाज से बहुत खतरनाक है। अच्छा, यहाँ बहुत। पे ये भी होता है कि क्या खाया जाए। हम ये तजर्बे से देख चुके हैं कि दो ऑयल तो मेजर हैं जो कि बेहतर करते हैं, तीसरा ऑयल जरा महंगा है। पहली बात है जैतून का तेल, सरसों का तेल। ये दो दो ऑयल ऐसे हैं जो कि आपकी खून की नालियों में जमते नहीं है। हुँ। आप इस्तेमाल करते हैं, वो यूज हो जाते हैं, और वो बॉडी एनर्जी के तौर पे इसको इस्तेमाल कर लेती है, और वो डिपॉजिट नहीं होते। तो इसमें बाकी ऑयल जो है ना वो जम जाते हैं, और वो मोटापा क्रिएट करते हैं और फैटी लिवर क्रिएट करते हैं basically। अरे ये बड़ी यूज़फुल बात है। अच्छा, कुछ लोग शायद समझ रहे होंगे कि ये क्या सिर्फ़ फूड के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं फैसल हाशमी साहब, जो कि फ़िनलैंड में होते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे इस तरफ तवज्जो दिलाई, पहले प्रोग्राम में उनकी एप्रिसिएशन आई, और वो बड़े ही काबिल-ए-कदर हैं हमारे लिए, हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने ख़ास तौर पे यही बात समझाने की भी कोशिश की अपने तजुर्बे के हिसाब से भी कि ऑन द अदर साइड ऑफ 40 यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो इसलिए जो आप खाते हैं
उसका सेहत से बहुत ही ज़्यादा गहरा लिंक है। इसका जवाब आपको डॉक्टर असकार देंगे इस मेरे अगले सवाल के साथ, जो कि है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये किस हद तक हकीकत है? अच्छा, एग्जैजरेशन भी होती है ना हर चीज़ में, तो और हमें शौक भी है एग्जैजरेशन का। कैल्शियम और कैल्शियम को बोन्स के अंदर दाखिल करने के लिए कुछ उसके कैरियर ये होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में। हुँ, इसके बारे में कहा जाता है कि दही, दूध वगैरह लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नेचुरल सोर्स है ये, लेकिन ये एट देयर ओन इनफ नहीं है। ठीक है। आपकी जो डेली की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, डेली की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, वो दूध दही पूरा नहीं करते। और बल्कि अब तो दूध चूंकि स्किम्ड मिल्क आएगा, उसमें से फैट भी निकल जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स काफी निकल जाते हैं, हुँ, तो वो उस जैसा रहता नहीं। इसलिए सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, सप्लीमेंट्स लेने होंगे, स्पेशली विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी की गैर मौजूदगी में कैल्शियम जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होती। विटामिन डी एक चाबी है, वो ऑन ऑन करेगा। आप दही की बाल्टी खा लें, आपके जिसम में विटामिन डी नहीं है तो वो दही काम नहीं करेगी। हाँ, हुँ, आंतों में वो प्रोबायोटिक के तौर पे तो जाएगी कि वो इन्फेक्शन और बाकी चीजें इनको थोड़ा साफ कर देगी, बेहतर है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ठीक कर देगी, लेकिन उसका जो फायदा कैल्शियम की सूरत में लेना है, बोन्स की सूरत में, तो आपको विटामिन डी लेनी होगी। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड, लेकिन इतना एग्जैजरेटेड नहीं कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट से आपका काम चल जाएगा, आपको कैल्शियम और विटामिन डी सपोर्ट लेनी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पर आज थोड़ी विटामिन डी के हवाले से भी बात करनी चाहिए। विटामिन डी के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी भी है इससे पहले। विटामिन डी जो है उसके थोड़ी-सी भी जो है विटामिन लेने से कितना फ़र्क पड़ जाता है आपको रेगुलर लेने से? और जो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किडनीज़ को इफ़ेक्ट कर जाते हैं और बहुत क्यों ये सॉल्युबल नहीं है विटामिन, और हमें धूप भी मिल जाती है और हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। हालाँकि जितने भी लोग विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, तो उनकी विटामिन डी कम आती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या गल्फ़ कंट्रीज़ में हो। हालाँकि उधर तो धूप ज़्यादा है अगर हम उसको कंपेयर करें यूरोप से, या दुनिया में चंद और जगह ऐसी हैं। इधर तो बहुत ज़्यादा है एशिया के इस खित्ते में हमारे धूप, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा लोग विटामिन डी का क्यों की कमी का क्यों शिकार होते हैं? और उसका क्या लिंक है आपकी अच्छी सेहत के साथ? विटामिन डी का एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें कि ये नाम इसका विटामिन है, बट इट इज ए प्रो हार्मोन, हार्मोन कहलाता है ये। अच्छा, हार्मोन जब होगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो आपके जिस्म में कोई ऐसा फंक्शन करेगा जिससे बाकी जिस्म के ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा, हुँ, मेटाबॉलिज्म पे, बाकी चीज़ों पे। अब विटामिन डी के बारे में कहा जाता था कि जी आपकी बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोजर अगर हो गया है तो आपको बहुत लकी हैं, आप जिस्म की सारी रिक्वायरमेंट विटामिन डी की जो है वो पूरी हो जाएगी, और धूप में बैठ के बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाती है स्किन में उसकी। लेकिन वही बात एग्जैजुरेशन है, जो रिसर्च आई है उनमें आया है कि नहीं, जितना मर्जी आप धूप में बैठ जाएं उस लेवल की क्वांटिटी आपके जिस्म में नहीं आएगी, उतने इंटरनेशनल यूनिट नहीं आएंगे जितने रिक्वायर्ड है। विटामिन डी आपके जिस्म के हर सेल को चाहिए, हर सेल हुँ। को चाहिए फंक्शन करने के लिए, क्योंकि ये प्रो हार्मोन है, हार्मोन है। अच्छा, ये मैंने पहली मर्तबा सुना है कि विटामिन डी का ये वाला कॉन्टेक्स्ट के विटामिन डी एक हार्मोन है। हुँ, जी हाँ, विटामिन डी इज अ हार्मोन, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। बाकी विटामिन की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती कि हर एक को एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए, कुछ का कम भी हो तो जिस्म चलता रहता है, फिर स्टोरेज होती है हमारे जिस्म में, फिर लिवर भी कुछ प्रोड्यूस करता है, किडनी भी कुछ विटामिन प्रोड्यूस करती है, हमारे ऑर्गन्स अपने विटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन डी एक ऐसी चीज है जो आपको बाहर से लेनी है, हुँ, और विटामिन डी बाहर जैसे कहा जाए सूरज से ले लें, सूरज से इतनी नहीं मिलती जितना उसको एग्जैजरेट किया गया हुआ। आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने होंगे जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अब उनका फंक्शन में नॉर्मल रखेंगे। जैसे आपने पहले बताया, बिल्कुल सही है, किसी का टेस्ट कर लें विटामिन डी कम मिलती है, हुँ, क्योंकि उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। हर एक का जो विटामिन डी की जो धूप का एक्सपोजर है उससे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट वो समझ के उसमें सेटिस्फाई हुए होते हैं, हालांकि नहीं, उन्हें सप्लीमेंट देने होते हैं। और हमारा मेरा चूंकि हार्मोन से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, तो मैंने अक्सर ये भी देखा है कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन भी विटामिन डी से अफेक्टेड होते हैं। फर्टिलिटी पे इफेक्ट विटामिन डी का बड़ा होता है, मेल एंड फीमेल बोथ फर्टिलिटी में। अगर आप विटामिन डी के लेवल को नॉर्मल रख लें तो फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज भी काफी रिजॉल्व हो जाते दैट्स इनक्रेडिबल। इतने सारे जो हैं इसके फंक्शंस हैं आपके बॉडी के अंदर, और जो लोग इस तरह की बात फैला देते हैं कि
विटामिन जो है लेने से बाकी ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, तो एक ठीक कर रहे होंगे तो दूसरा खराब हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था, बिल्कुल। पहली बात कि हमारे यहाँ कोई भी दवा इलाज जब सोशली एक्सेप्टेंस पाता है ना, तो जो दूसरे किस्म के लोग हैं वो सबसे पहले कहते हैं ये आपके गुर्दों को खराब करेगा। चाहे आप किसी किस्म का इलाज देख लें, उसमें कहीं नहीं जी आपके गुर्दे तबाह हो जाएंगे, हालांकि उनको पता ही नहीं होता कि गुर्दे किस तरह काम करते हैं और गुर्दों का कैसा फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म है और क्या दवाइयां हैं, क्या चीजें हैं जो गुर्दों से जिस्म से खारिज होती हैं। कुछ जिगर से होती है, कुछ गुर्दों से होती है। तो ये मतलब इस कॉन्सेप्शन फैलाने की पूरी कोशिश की जाती है। सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी उन लोगों के लिए शायद, यानी ये भी कंफर्म नहीं, रिसर्च ने ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि कुछ उन लोगों के लिए ओवरडोज ऑफ विटामिन डी नुकसानदेह, ओवरडोज नॉट नॉर्मल डोज, ओवरडोज नुकसानदेह, जिनमें एक सर्टेन कंडीशन होती है किडनी की जो कि स्टोन्स को बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। रीनल स्टोन्स, गुर्दे के स्टोन जिनके बनते रहते हो ना, उनको विटामिन डी को नॉर्मल रेंज पे ही रखना होता है, ज्यादा रेंज पे नहीं रखना होता। बस सिर्फ इतना सर, जरूरत उनको भी है, ये नहीं कि वो छोड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि विटामिन डी नहीं होगी तो आपकी कैल्शियम काम नहीं करेगी, कैल्शियम जो काम नहीं करेगी तो बोन्स वीक हो जाएंगे, और प्लस वो जो हार्मोनल फंक्शन है विटामिन डी का अपनी जगह। सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन कंडीशन है किडनी की, वहां पे भी अगर नॉर्मल से ज्यादा आपको विटामिन डी होगी तब नुकसान देगी, अदरवाइज नहीं। और ये किडनी के फंक्शन को तो चलाता है। अब जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन डी नहीं बनती, क्योंकि विटामिन डी कहाँ से बनती है? किडनी बनाती है। जब आप सूरज से लेते हैं वो लिवर से एक फैक्टर आता है, एक किडनी से फैक्टर आता है, दोनों चीजें जब एक जगह मिलती हैं तो विटामिन डी बनती है। किडनी से विटामिन डी बनती नहीं है तो हम विटामिन डी के इंजेक्शन लगाते हैं, या एक दो इंजेक्शन और होते हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि उन लोगों को जिनका किडनी फेलियर होता है, जिनके डायलिसिस हो रहे होते हैं, तो किडनी तो प्रोड्यूस करती है विटामिन डी। तो बात ये है कि मिसकंसेप्शन की इंतहा है कि लोगों को, लेकिन बहरहाल आवाम का भी इतना कसूर नहीं है, जो वो सुनते हैं बेचारे फिर वो नेगेटिव को फौरन कैच करते हैं, इसलिए करेक्शन कर लेनी चाहिए। तो किडनी को सेव करती है, ये खराब नहीं करती। एक और कमेंट शामिल करेंगे विकास का। विकास इंडिया में होते हैं और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है डॉक्टर इसकार इस प्रोग्राम को, और उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह मैच्योरिटी के साथ चीज़ों का बताया जा रहा है आसान करके, तो उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप जहाँ पे भी हैं, वो किसी भी दुनिया में, अब ग्लोबल विलेज है, जहाँ पे भी हमारे दोस्त रहते हैं, हम सबकी सेहत के लिए उसी तरह फ़िक्रमंद होते हैं। ये बताएँ कि हम बात करते हैं अगर फास्ट फूड की, तो उस फास्ट फूड के मुतालिक भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। उसको क्यों अवॉइड करना चाहिए, और क्या बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, या वन्स इन अ व्हाइल कभी आप जल्दी में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कौन-सा ऐसा और टाइम कौन-सा होना चाहिए कि हम फास्ट फूड खुद खाएँ, या हमारे इर्द-गिर्द हम बच्चों को भी देखते हैं और उसके अलावा भी हम देखते हैं, तो हर बंदा जो है वो फास्ट फूड के चक्कर में भी लगा हुआ है कि अगर कहीं पार्टी करनी है तो उसका मतलब है कि फास्ट फूड है। आपने एक चीज नोट की होगी, जिस चीज से लोगों को मना मना करें वो ज्यादा खाई जाती है, या उस तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होती है। लिहाजा डंडा लेके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि आपने ये चीज मना है, ये वो चीज मना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब सब लोग, हम लोग, आप लोग, सब लोग पढ़े लिखे हैं, फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि किस वजह से कौन सा फूड जो है वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होगा। ठीक है। दो रीजंस फास्ट फूड में क्या है, दो ही चीजें। एक तो आप हेल्दी ऑयल यूज नहीं करते होगे, हेल्दी फैट्स यूज नहीं करते, क्योंकि कमर्शियल बुनियादों में बनता है, सस्ता ऑयल, सैचुरेटेड ऑयल, बल्कि एक दिन का पड़ा हुआ ऑयल अगले दिन ऑयल, या तमाम किस्म के ऑयल, ये चीजें यूज होती। एक तो ऑयल हेल्दी नहीं, दूसरा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स यूज होते हैं। बर्गर हो गया, बंद हो गया, ये चीजें जो हैं जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं, तो लोड ऑफ शुगर बहुत ज्यादा है और लोड ऑफ ऑयल बहुत ज्यादा है। और फिर ये खाने के बाद हमने एक्सरसाइज नहीं करनी होती। अब 3-4 फैक्टर जो कंबाइन हो जाएंगे आप, तो वो बर्गर आप रात 1 बजे खाएं या सुबह 11:15 बजे खाएं, वो नुकसान तो देगा। तो हमें फास्ट फूड से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से दुश्मनी है। जो स्टैंडर्ड की चीजें यूज करते हैं, अच्छे ब्रांड्स होंगे जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते होंगे, आप उनका मील हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको बर्न कर लेना। आप उस पर, अब तो खैर नया कानून बन गया, यहाँ सऊदीया में भी है, पाकिस्तान में भी डेफिनेटली हो रहा है, तो फूड की कैलोरीज लिखी जाती हैं उसके साथ। आप जब फूड बाय करते हैं तो कैलोरीज लिखी आ जाती है, आपको पता है आपने इतनी कैलोरीज आज खा ली हैं, आपने उसको बर्न करना है, बर्न करने के तरीके मौजूद हैं।
आप फास्ट फूड खाएं और बंद कर लें उसे, और फिर अगले दिन 2-3-4 दिन के बाद दोबारा पहुंच जाए कि मैंने बंद कर लिया, तो फास्ट फूड खाते रहे। मसला वही होता है कि इन एंड आउट का इम्बैलेंस जब हो जाए। तो फास्ट फूड इतना बुरा नहीं है जितना उस पर बेचारे पे इल्जाम है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है और कई लोगों के इस तरह के जो अभाव है वो भी दूर हो गए होंगे। बड़ा सिंप्लीफाई करके डॉक्टर साहब ने समझाया है कि इसमें टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली और फ्रीक्वेंसी इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट। पहले लोग जो ज़्यादा सेहतमंद थे, वो इस वजह से भी एक रीज़न ये भी था कि फ़ास्ट फूड बहुत कम लिया जाता था, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा समझा जाता है कि तरक्की का कोई एक सिंबल है कि फ़ास्ट फूड चेन्स आ गए हैं, तो फ़ास्ट फूड चेन्स ने तो अपना बिज़नेस करना है। आपने खुद जो है अपनी अकल को इस्तेमाल करना है और मैं तो यही दोस्तों को बोलूँगा जो प्रोग्राम देखते हैं कि आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि ऑर्गेनिक जो फूड है, जो एक हम जिसको चरगा बोलते हैं या चिकन रोस्ट हुआ हुआ होता है, तो वो बहुत उससे ज़्यादा रीज़नेबल पैसों में भी आ जाता है और वो प्योर प्रोटीन है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आपने तो समराइज़ ही कर दिया। बस बात वही है, एक तो क्वालिटी अच्छी हो उस खाने की, हुँ, और मेरा ख़्याल है इसमें बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनमें देख लें वो क्या यूज़ करते हैं। क्वालिटी ऑफ ऑयल मेन चीज़ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो वही है, बर्गर बन तो वही है जो हर जगह यूज़ होगा, उसको तो आप कम या ज़्यादा 19-20 का फ़र्क नहीं कर सकते। ऑयल है जो आपके कंट्रोल में है, तो एक तो आप देख लें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। दूसरा आप डेफिनेटली अब हफ्ते में एक बार, एक जब अब आप बिल्कुल गिनती पर आ जाए तो हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं खाएंगे। बाकी टाइम पे आप ऐसा करें, कंपनसेशन कर दें। अगर आप खा चुके हैं हफ्ते में, एक मिसाल, एक थोड़ा सा हम जब डिस्कस करते हैं क्लिनिक पे, तो पेशेंट्स आके बताते हैं कि जी ये तो कोई हल नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ये हल नहीं है। हल ये है कि आप उसको मॉडरेशन में ले आए, एतदाल में ले आए। आप एक दिन खा चुके हैं फास्ट फूड, आप कोशिश करें कि नेक्स्ट अगर आपकी आउटिंग बाहर है, कुछ खाना आपने बाहर खाना है, तो उसको कंपनसेट कर दें कि आप प्रोटीन ले लें, कार्ब्स कम ले लें, मीठा हुँ, कम ले लें, तो बैलेंस हो जाएगा। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। चरगा हो गया, मुर्गी होगी, वो आपके बारबेक्यू हो गया, गोश्त हो गया, मछली, ये सब चीजें प्रोटीन हैं, बैलेंस आउट हो जाता है। जब मसला तब आता है जब हम एक चीज पे लग जाते हैं। अब फास्ट फूड पे लग गए। अब मेरे काफी पेशेंट्स हैं कहते हैं मैं एक दिन में एक मील ना खाऊं फास्ट फूड में रह नहीं सकता। तो फिर उनके लिए तो मतलब दुआ ही कर सकते हैं, और क्या। ऐसे तो नहीं होता ना, बैलेंस आउट करना होता बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। जाते हुए आखिरी सवाल जो है वो हम शामिल करेंगे जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इलैबोरेट कर दें, वो है कैलोरीज़ के मुतालिक। आपने है। कैलोरीज़ की बात की है, तो कैलोरीज़ का किस तरह से इंसान ख़्याल रख सकता है अगर आम जो इंसान है जिसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके लेवल के हिसाब से थोड़ा समझाने की उसको कोशिश करें और कैलोरीज़ डेफ़िसिट में रहना क्या है और कैलोरीज़ जब आप एक्सीड कर जाते हैं, जिस तरह आपने कहा, तो उसके लिए फिर एक्सरसाइज़ चहलकदमी, वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है फिर। जी हाँ, कैलोरीज एक यूनिट है एनर्जी का। ठीक है। कितनी एनर्जी आप बाहर से ले रहे हैं जिस्म में। हुँ। मर्दों और औरतों की कैलोरीज रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अच्छा जी। फीमेल्स की मैक्सिमम अप टू 2000, बल्कि इससे कम किलो कैलोरीज पर डे हो, वो इनकी रिक्वायरमेंट है। और लेडीज की अप टू 2000 है, मर्दों की 2000 से ऊपर, 2500 के करीब है। 2500 की मर्दों के लिए, और लेडीज के लिए अप टू 2000 किलो कैलोरीज डेली की रिक्वायरमेंट है बॉडी की। एक एवरेज सी बात है। हुँ। ऑफ कोर्स मैटर करेगा कि आप कितने एक्टिव हैं, तो आप वो कम एक्टिव हैं, ऑफिस वर्क है, घर में हैं, तो कम होगा। ज्यादा एक्टिव हैं, मजदूर और हैं, आपका साइज़ भी ओवरऑल जो है वो कितना हाँ, है? बाय वो जैसे आप काम कर रहे हो, जो जहाँ पे एनर्जी, चूंकि यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी आप उतनी लेंगे जितनी आपको एनर्जी बाहर देनी है, काम करना है। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें एनर्जी लग रही है, तो आप अप टू 3000 भी जा सकते हैं, 2750 तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द योर वर्क नीड्स। अब बात ये आती है कि हम कैलोरीज को कैसे देखें। अब चूंकि ये पता चल गया मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, मैं अपना एक्टिव हूँ, आप एक रफ फिगर रख लें, और उसके बाद जब आप खाना खाएं, अब तो खाने पे जैसे जिक्र आया कि लिखा होता है कितनी कैलोरीज है, तो वैसे कैलोरी के चार्ट भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप कॉमन जो फूड है उनकी कैलोरी देख लीजिए। वो जब लेंगे उतनी एनर्जी आपके जिस्म में आ गई है। यूटिलाइज आप करना आपका काम है। जो आपकी जरूरत से ज्यादा एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फैट में। अच्छा, उसमें वो कन्वर्ट कौन करता है? वो हमारा दोस्त है इंसुलिन। जब आप खाना खाते हैं, मीठा या कार्ब्स, ऑफ कोर्स रिफाइंड कार्ब्स, ज्यादा इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन रिलीज होती है, उठा के उसको फैट बना के जिस्म में रख देती है, और
चाहे वो लिवर पे फैट जाए, चाहे वो बॉडी में फैट जाए, तो मोटापा वहां से स्टार्ट होता है। अगर आप उतनी कैलोरीज लें जितनी आपने बर्न करनी है, तो एक्स्ट्रा तो नहीं आएंगी, तो आप बिल्कुल बैलेंस में रहें। थैंक यू, दैट वाज वंडरफुल। आपने जिस तरह से समझाया है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तहसीन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असकार बेग आपका। और मैं सब दोस्तों से कहूँगा कि आपने अगर अभी तक डॉक्टर असकार बेग का फेसबुक पेज नहीं ज्वाइन किया, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आस्क डॉक्टर असकार। मैं इसको इधर लिख भी देता हूँ। और डॉक्टर साहब, आप जाते हुए हमारे जो दोस्त हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई लंबा चौड़ा पैगाम नहीं, सिर्फ इतना पैगाम कि हेल्दी खाएं और उसको बर्न कर लें। ना आपको डायबिटीज होगी, ना आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना आपको डिप्रेशन होगा, और ना ही, साफ बात कहूंगा, इनफर्टिलिटी होगी। जी, जो डिपॉजिट है ना जिस्म में फैट का, ये जिसे कहते हैं उम्मुल अमराज है, तमाम बीमारियों की जड़ है। आप हेल्दी खाएं और बर्न करते जाएं, बस। इसके अलावा आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये समरी। फैंटास्टिक। हेल्दी खाएँ और बर्न करते चले जाएँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप मुस्तनिद एडवाइस लें, यानी कि ऑथेंटिक एडवाइस लें। और उसके लिए आप हमारा हेल्थ टॉक सुन सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको सैटरडेज़ को ही आपको हम ये प्रेज़ेंट कर सकें। उसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब पेज यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा फेसबुक का मैंने इधर एड्रेस लिख दिया है, आस्क डॉक्टर असकार। आप इसको जॉइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के मुतालिक मज़ीद और जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असकार, एंड विल सी यू सून। वेलकम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और तमाम अहबाब का शुक्रिया जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उनके कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ हमेशा इसके जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। चीयर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।